हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यून क्लासेज। ठीक है ना। अब क्योंकि हमेशा ही आपका वेलकम है, वेलकम का मतलब तभी बनता है जब आप मेहनत करते हो, बस इतना सा समझ लेना है। यस, केस स्टडी कर रहे हैं अपन। केस स्टडी का जो बेसिक आइडिया है कॉन्सेप्ट में वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट में केस स्टडी कैसे होगी ये अपन देख चुके हैं। अब यहाँ जो केस स्टडी है ये कैसे होगा वो समझते हैं। क्या करेंगे हम, ये एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। और ये एक्चुअल में आपका राउंड 3 होने वाला है। ठीक है ना। ये मैं एक केस स्टडी करवा रहा हूँ, बीच बीच में ये इस टाइप की केस स्टडी करवाता रहूँगा ताकि आप ये समझ पाओ कि हम राउंड 3 में क्या करेंगे। कुछ बहुत से बच्चों को डाउट थे कि सर राउंड 2 का मतलब क्या है, राउंड 3 का मतलब क्या। तो ये राउंड 3 होने वाला है एक्चुअल में। राउंड 3 में हम केस स्टडीज डिस्कस करेंगे और साथ में बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिनका लेवल बहुत अच्छा होगा। इवन कैट से भी ऊपर लेवल करवा दूंगा आपको। ठीक है ना। यहाँ यहीं समझ में आ जाएगा। दूसरा, इस केस स्टडी के लास्ट में हम कैट का एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है। तो वहाँ से आप समझ पाओगे कि जो कैट में क्वेश्चंस आते हैं और जो अपना लेवल होगा, ठीक है, क्या डिफरेंस है। इस लेवल से बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाऊंगा, ये पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। राउंड 2 में जो अभी मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना, राउंड 2 पैरेलल चलता रहेगा। राउंड 2 में हम ये करेंगे कि मैं आपको जो पीडीएफ दी हैं, ठीक है ना, वो पीडीएफ सोल्व करवाता रहूँगा। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर में कौन कौन से होंगे वो देख लो। अब आप जितने भी क्वेश्चंस होंगे लगभग हम सारे, लगभग क्या पूरे करवाऊंगा यार। एसएससी के सीपीओ, सीजीएल, सीपीओ +2, 10+2, बैंक, ठीक है ना, जिनमें एसबीआई और जो दूसरे बैंक हैं उनमें से जो टॉपिक वाइज होते रहेंगे। ठीक है। सीडीएस के भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे और कैट के भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और जनरली जो कैट के क्वेश्चंस होंगे वो केस स्टडीज के साथ होंगे। तो आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करने वाला हूँ। उसके लिए आप तैयार रहोगे, मेहनत करोगे, बस मैं इतना सा चाहता हूँ। मैं इस चीज़ के लिए बहुत अच्छे से डिटरमाइंड हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ कि मैं आपको बेस्ट क्वालिटी दूँ। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी दूँ, बेस्ट मेथड्स दूँ और बेस्ट अप्रोच दूँ। ये जो केस स्टडी मेथड है, किसी भी कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट के लेवल पे समझना हो, चाहे उसको क्वेश्चंस के लेवल पे समझना हो, प्रैक्टिस के लेवल पे समझना हो, केस स्टडी बेस्ट मेथड है। ठीक है ना। आज इस क्लास के बाद आपको बहुत अच्छे से रियलाइज हो जाएगा कि मैं आपको किस लेवल पे तैयार कर रहा हूँ और इन केस स्टडीज पे इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है ना। तो मैं आपके लिए इस बात को प्रोमिस करता हूँ आपसे कि मैं आपको बेस्ट क्वालिटी दूंगा, बेस्ट मेथड दूंगा, बेस्ट अप्रोच दूंगा, बेस्ट मोटिवेशन दूंगा। आपसे एक चीज़ चाहता हूँ कि आप अपना बेस्ट देना। ठीक है ना। आप भी अपना बेस्ट दोगे। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस रहेगा केस स्टडीज़ का। ये अभी मैं पूरा नहीं करवाऊंगा, बीच बीच में मैं शुरू करवाता रहूँगा। जब हम कॉन्सेप्ट, पूरी मैथ्स के कॉन्सेप्ट कर चुके होंगे, ठीक है ना, उसके बाद मैं ये केस स्टडी करवाऊँगा। अभी ये इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ, रिलेट कर पाओ कि हम राउंड 3 में क्या करेंगे, राउंड 2 में क्या करेंगे। और अभी जो बेसिक्स चल रहे हैं, अभी तो बेसिक्स चल रहे हैं यार, समझ रहे हो ना। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखोगे, जो बेसिक्स मैं करवा रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना, जो कॉन्सेप्ट मैं राउंड 1 में करवा रहा हूँ, ध्यान रखोगे, राउंड 1 के जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट के दम पे हम राउंड 2, राउंड 3 करेंगे। समझ गए ना। इसका मतलब ये है कि ये नहीं होगा कि राउंड 3 में मैं नए कॉन्सेप्ट, नई चीज़ें लेके आ गया, नहीं। कॉन्सेप्ट और बेसिक्स ये सारे हम राउंड 1 में डिस्कस कर चुके होंगे। इसका मतलब है यदि आपने राउंड 1 में अच्छे से नोट्स बनाए हैं, ठीक है ना, अच्छे से नोट्स बनाए हैं और उन नोट्स का रिवीजन किया है एंड मेरे वीडियोज का भी रिवीजन किया है,
ठीक है ना। नोट्स बनाओगे उनका भी रिवीजन करना है बार बार, हर 4-5 दिन में तो आपको रिवाइज करना है, और वीडियोज का भी रिवीजन करना है। वीडियोज हमेशा किस पे करोगे, 2x पे सोल्व करोगे। सोल्व क्या करोगे, मतलब जब रिवाइज करो तब 2x पे करोगे, ठीक है ना। दूसरा जो इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश है, रीजनिंग है और जीके है, इन तीनों के लिए भी मैं आपको श्योर करता हूँ कि बेस्ट क्वालिटी दूंगा, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी स्पीड धीरे है, और वो स्पीड क्यों धीरे क्यों है, क्योंकि हर एक पॉइंट को मैं चेक कर रहा हूँ। कभी भी ये नहीं हो कि कोई कॉन्सेप्ट मेरी आंखों से नहीं गुजर पाए, ठीक है ना। तो यहाँ भी मैं आपको अश्योर करता हूँ, पूरी तरह 100% अश्योर करता हूँ, ठीक है ना, कि जो रीजनिंग में आप मैम की क्लासेज होंगी उनके मुकाबले कोई नहीं करवा पाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल अप टू डेट हैं, कॉन्सेप्ट के लेवल पे बहुत अच्छे हैं। दूसरा रीजनिंग, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज हो, चाहे वो लेवल 2 लेवल 3 हो या फिर टेस्ट हों। जल्दी अपन इनके सेक्शनल टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। और प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी सोल्व करेंगे, वो SBI हो चाहे वो SSC हो, ठीक है ना, बैंक के, SBI के, SSC के भी सोल्व करेंगे, और ऐसे ही जीके, ठीक है ना। और जीके में भी मैं आपको पूरा मटेरियल PDF के फॉर्म में दे दूंगा, ठीक है ना। नोट्स बना के दे दूंगा, क्वेश्चंस दे दूंगा, बट थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्यों, क्योंकि उस लेवल की क्वालिटी के लिए, ठीक है ना। तो अब अपन शुरू करते हैं, जो केस स्टडी है यहाँ पे वर्क करना शुरू करते हैं। अब इसके लिए आप पूरी तरह तैयार हो जाओ, और आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्या हो, देखो ये बोल रहा है कि अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, केस स्टडी को समझना। अब इन्हीं इन्फॉर्मेशंस को हम आगे से आगे लेते चलेंगे, क्वेश्चंस चेंज होते चलेंगे। हमारा ये एक डायग्राम, बेसिक डायग्राम रहेगा, इसको समझोगे। ये बोल रहा है कि SR इज परपेंडिकुलर टू RP, SR ये परपेंडिकुलर है RP के, AB ये भी परपेंडिकुलर है RP के, एंड QP ये भी परपेंडिकुलर है RP के, ठीक है ना। यानी ये तीनों परपेंडिकुलर्स हैं। ये जो डिस्टेंस है ये H2 है, ये डिस्टेंस H1 है, ये डिस्टेंस K है। R से B की दूरी को हमने X से डिनोट किया है, और B से P की दूरी को Y से डिनोट किया है, ठीक है ना। अब यहाँ तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, आओ। बहुत अच्छे से मेरे साथ चलते चलोगे। सबसे लास्ट में, आज की क्लास के सबसे लास्ट में कैट 2003 का क्वेश्चन आया हुआ है, वो हम सोल्व करेंगे। उस टाइम मैं चाहूँगा कि आपकी स्पीड बहुत फास्ट हो, ठीक है ना, बहुत फास्ट स्पीड हो, और आप थॉट प्रोसेस के लेवल पे आ जाओ, ठीक है ना। थॉट प्रोसेस, पूरी मैथ्स में आपको ये थॉट प्रोसेस देने वाला हूँ, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे आप मेहनत करते चलोगे, वैसे वैसे करते चलोगे। आओ, कैन स्टार्ट। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन K H1 एंड H2, ठीक है ना। K H1 और H2 में क्या रिलेशन है, यहीं पे अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। ये बोल रहा है कि ये K H1 और H2 इसमें क्या रिलेशन है। बहुत ही बेसिक सा रिलेशन है, आप में से बहुत से बच्चों को पता भी होगा, ठीक है ना। एक एक चीज को प्रूव करते चलेंगे, फिर जो जो हम प्रूव करते चलेंगे उनको आप याद रखोगे, और आगे से आगे अप्लाई करना सिखाता चलूंगा, ठीक है ना। आओ देखो, यहाँ पे क्या चल रहा है, ये देखना, ये मैं यहाँ पे अलग कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये S है, ये R है, ये P है, ठीक है ना, और ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे A है और B है। ये जो केस स्टडी है ये सिमिलर ट्रायंगल्स पे बेस्ड है, सिमिलर ट्रायंगल्स के, ठीक है ना। सिमिलरिटी पे मैं आपको 10-12 केस स्टडी करवाऊंगा, केवल सिमिलरिटी की बता रहा हूँ ये बात, तो सिमिलरिटी केवल और केवल सिमिलरिटी पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिमिलरिटी। और जैसे आप सिमिलरिटी में थॉट प्रोसेस पे आगे क्या स्पीड बननी है समझ में आ जाएगा। चलें स्टार्ट करें। देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, ये सिमिलरिटी का एक स्टैंडर्ड पैटर्न है। कैसे, ये थीटा है, तो यहाँ से देखो ये ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो एक तो ये छोटा ट्रायंगल है, और एक इसके साथ यहाँ पे एक बड़ा ट्रायंगल भी है ये, ठीक है ना। ये बड़ा ट्रायंगल है, ये देखो ये बड़ा ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ये थीटा है
ये थीटा है, ठीक है ना, और ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब जो दो ट्राइंगल हैं, ध्यान से समझते चलोगे, एस आर पी, ये थीटा है और ये 90 है, ठीक है ना, और ये ए बी और ये पी, ये थीटा है, ये 90 है। हम सिमिलरिटी में देख चुके हैं कि सिमिलर ट्राइंगल्स का एक टेस्ट ये होता है डबल ए, ठीक है ना, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सिमिलरिटी के जितने भी टेस्ट होंगे सबसे इम्पोर्टेंट है डबल ए, यानी एंगल। जब हम कोई दो ट्राइंगल्स, किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स में या तीन ट्राइंगल्स में, किन्हीं भी ट्राइंगल्स में यदि दो एंगल्स बराबर हैं, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल होंगे। और दो एंगल्स में भी ध्यान रखोगे, दो एंगल्स में भी जो मैक्सिमम केस बनेंगे वो क्या बनेंगे, कॉमन वाला। देखो यहाँ पे एक कॉमन है, मैक्सिमम केस यहाँ भी ये बनेंगे कि एक एंगल कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे समझ में आई बात है, क्या समझना कि ये जो छोटा ट्राइंगल, अब थॉट प्रोसेस के लेवल पे चलना धीरे धीरे यहाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब हम कैट वाले क्वेश्चंस पे आए तब तक आप थॉट प्रोसेस जनरेट कर चुके हो। ये जो छोटा ट्राइंगल है ये, ठीक है ना, ये इस बड़े ट्राइंगल के साथ सिमिलर है। यदि ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है ना, तो ये H2 है और ये K है, तो यहाँ पे इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर रहेगा। तो देखो हमने क्या किया, जब आप पहली बार सोल्व करोगे तो हमेशा दो सिमिलर ट्राइंगल्स को कोरस्पॉन्डेंस में अरेंज करोगे, ये इनका कोरस्पॉन्डेंस है हमेशा, ठीक है ना। तो ये कोरस्पॉन्डेंस क्या बनेगा, एस, देखो यहाँ से एस आर, तो यहाँ से ए बी, फिर ये बनेगा ये आर पी, कोई भी ले लो चाहे आर पी, फिर उधर से बी पी, और फिर बनेगा एस पी, और इधर से ए पी, ठीक है ना, ये बनेगा। इनका जो रेशियो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ये रेशियो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का। तो पहली बार जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम बार बार इनको कोरस्पॉन्डेंस में अरेंज करेंगे और फिर ये रेशियो फाइंड करेंगे। बट जब हम रिवाइज करेंगे तब ये सारी चीज़ें हम नहीं करेंगे, और इसी क्वेश्चन को, डायग्राम को देखते हुए आपको यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। तो ये एक रिलेशन बन गया। यहाँ से क्या बन गया, ये देखो पूरा रिलेशन देखें तो ये डायग्राम ले रहा हूँ मैं, आर पी, ठीक है ना, आर पी कितना है, यहाँ से आर पी कितना है, एक्स प्लस वाई, ये कितना था H2, ठीक है ना, ये बड़े वाला है ये ट्राइंगल एस, और जो छोटे वाला ट्राइंगल था ये ए बी पी, तो इसमें क्या है, ये वाई है और ये क्या है, के है। तो यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं इनको, क्या रिलेट करेंगे, ये हटा रहा हूँ, ठीक है ना, H2 अपॉन, अब ये इसके साथ ये पूरी बुझाएगी, ठीक है ना, x प्लस वाई आएगा, बराबर आएगा उधर से k अपॉन वाई, ठीक है ना। एक तो तरीका ये हुआ, क्या हुआ कि हमने इसी एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल की एक साइड ली और उसके साथ दूसरी साइड ले ली, ठीक है ना, फिर इसी के कोरस्पॉन्डिंग एक साइड ली और दूसरी साइड ले ली। एक दूसरा तरीका ये, यहाँ से भी देख सकते हो आप, इनको रीअरेंज कर दें तो ये k इधर आ जाएगा, ठीक है ना, या H2 को उधर ले जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है ना। हम कैसे ही जनरेट कर सकते हैं, H2 अपॉन k, ये k इधर आ गया तो ये ऊपर चला जाएगा x प्लस वाई अपॉन वाई, ठीक है ना। या फिर हम इसको ऐसा भी, अब इनको ऊपर करके भी लिख सकते हैं, H2 को उधर ले जाते तो क्या बनता, k इधर आ जाता, k अपॉन H2, इनको चेंज कर दें, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा y अपॉन एक्स प्लस वाई। कोई भी कैसे भी फॉर्म में अपन इनको अरेंज कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये रिजल्ट मिला हमें कहाँ से, ये ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल इस बड़े ट्राइंगल के साथ सिमिलर था। अब जब भी ये ऐसे भी, ये भी एक केस स्टडी बनेगी हमारी, तो जब भी इस टाइप से ये दो पैरेलल लाइंस हों, ये कॉमन हो, तो हम हमेशा क्या बनाएंगे, ये और ये पूरा, ठीक है ना। अब दूसरा भी यहाँ पे एक सिमिलर है, सेम इसी पैटर्न पे देखो, ये रहा, ठीक है ना, ये रहा, सेम इसी पैटर्न पे है। ये बड़ा ट्राइंगल है, ये 90 है, ये भी 90 है, और ये एंगल कॉमन हो गए दोनों में, ठीक है। इसका मतलब है जो सिमिलर हैं दो ट्राइंगल्स, कौन सेम, हमेशा सिमिलरिटी भी वैसे बोलोगे, जैसे देखो सिमिलर हैं आर ए
बी, ये सिमिलर है। तो हमने जहाँ से शुरू किया था वहीं से उसी फॉर्मेट में चलते हैं। आर, चलो मैं इनको एंगल्स को नाम देता हूँ, ठीक है ना। ये अल्फ़ा है, ये 90 है, ये बीटा है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, आर ए बी, आर ए बी, आर पे क्या अल्फ़ा, ए पे बीटा और इस पे 90। तो यही सीक्वेंस उधर होनी चाहिए, ठीक है ना। कौन से में, इसके सिमिलर ट्रायंगल में। अब देखो सिमिलर में हम क्या बोलेंगे, आर क्यू पी, ठीक है ना, आर क्यू पी, ये सिमिलर हो जाएगा। आर दोनों में कॉमन है तो आर पे अल्फ़ा है, क्यू पे देखो, क्यू पे बीटा होगा, ठीक है ना। क्यों होगा, क्योंकि ये अल्फ़ा है, ये 90 है, इसमें ये 90 है, तो अल्फ़ा 90, तो ये दोनों क्या होंगे, बीटा होंगे, तो ये भी बीटा हो जाएगा। और पी पे कितना है, 90 डिग्री। तो जब भी हम सिमिलरिटी के लिए कोर्स्पोंडेंस में दो एंगल्स के वर्टिसेज को लिखेंगे तो ये पैटर्न बनना चाहिए, आर ए बी आर क्यू पी। कभी भी ऐसा नहीं लिखोगे आर पी क्यू, नो, वो बोलना भी नहीं है और आज से सोचना भी नहीं है, ठीक है ना। यदि जब भी लिखना हो, और इसके लिए जरूरी नहीं कि आप हर बार जल्दी करो, नहीं, शुरू में, ठीक है ना, राउंड 1 में जब पहली बार कर रहे हो तो आप इनको अलग अलग बना के बना लो चाहिए, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया था, अलग बना लो, ठीक है ना, अलग बना लो ये दोनों को और फिर सिमिलर कर दो। क्लियर है। अब यहां से क्या रिजल्ट बनेगा वो देख लो, ठीक है। अब देखो ये K है, ठीक है ना, और ये H1 है, सही है। इस भुजा के कोर्स्पोंडेंस में ये है, तो ये बना K/H1 बराबर। अब यहां से क्या बनेगा, देखो ये छोटे वाला ट्रायंगल था तो इसकी भुजा ये कितनी है, x, और ये इस बड़े के लिए ये पूरी भुजा आएगी, ये कितनी आएगी, x प्लस y। ये दो रिजल्ट हमें मिल गए। अब यहाँ से जो रिजल्ट्स आएंगे वो हम आगे पूरे केस स्टडी में आगे से आगे काम में लेते रहेंगे। और यही केस स्टडी की ब्यूटी है कि आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन सबको एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हुए हम आगे बढ़ते चलेंगे और सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते चलोगे, ठीक है ना। अब आगे आओ, इन दोनों को ऐड कर दें, ठीक है। बहुत से तरीके हैं, आप कैसे भी यहाँ से रीअरेंज कर सकते हो, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करें। ऐड क्यों किया, देखो ऐड इसलिए किया क्योंकि इनका बेस सेम है, ठीक है ना। बेस सेम है तो जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है ये डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों को ऐड करें तो K/H1 प्लस K/H2 बराबर क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई बेस है, यहाँ से ये x आ गया और एक ये y आ जाएगा, तो ये x प्लस y। इसका मतलब है इन दोनों रिजल्ट्स को हमने यदि ऐड किया तो किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया, ठीक है ना। मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, तो 1 के इक्वल बन गया है। अब देखो K/H1 प्लस K/H2 बराबर 1, ये वैल्यू आई। अब इसको हम कैसे रीअरेंज करेंगे, 2-3 तरह से आप रीअरेंज कर सकते हो। ये रिजल्ट आ सकता है, ठीक है ना। ये रिजल्ट पूछ सकता है कि इनमें K/H1 H2 में क्या रिलेशन है, ठीक है। एक रिलेशन तो हुआ ये, दूसरा रिलेशन इसको रीअरेंज कर दें। K को कॉमन ले लिया हमने तो ये बन जाएगा 1/H1 और 1/H2, K बाहर है कॉमन, ठीक है ना। और उस K को यहाँ नीचे लें तो ये बन जाएगा, ठीक है, 1/K 1/H1 प्लस 1/H2 के बराबर है। ये रिजल्ट है। यहाँ से कई बार क्वेश्चंस बने हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो ये फॉर्म बन गया। तीसरा जो इसको और आगे सिंप्लीफाई करें, ठीक है ना, तो देखो क्या बन जाएगा, इसको आगे लिखें तो ये सिंप्लीफाई करें इसको, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, H1 और H2, ये एलसीएम हो गया। फिर H1 से H1 कैंसिल तो H2, फिर H2 से H2 कैंसिल H1, तो H2 प्लस H1, या हम इसको H1 प्लस H2 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, सीक्वेंस वही है 1/K, ठीक है ना। इसको रिवर्स कर दें तो क्या K ऊपर आ जाएगा, तो K बराबर ये भी ऊपर आ जाएंगे H1 H2 अपॉन H1 प्लस H2, ठीक है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये आपको K की डायरेक्ट वैल्यू देगा और बहुत बार क्वेश्चंस में K की डायरेक्ट वैल्यू पूछता है, ठीक है। और जब ऑप्शंस की बात आएगी तो यहाँ हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये 3 रिजल्ट मिल गए हमें, ठीक है ना। अब ऑप्शंस पे चलते हैं, तो ये रहा K कितना हो जाएगा,
H1 अपॉन H1 प्लस H2। अब ये यहाँ पे ये भी बोल सकता था, दोनों फॉर्म दे देता, ठीक है ना, K अपॉन H1 प्लस K अपॉन H2 बराबर 1, ये एक ऑप्शन बना देता सब कुछ। उधर 1/K H1 प्लस H2 ये बना देता, फिर बोलता ऑल ऑफ दीज, तो हम वो भी आंसर कर सकते थे। क्लियर है ना। तो ये सबसे बेसिक चीज़ थी और इसको हमेशा अब याद रखोगे, ये हमेशा हमेशा याद हो जाना चाहिए। और यदि मैं कंसंट्रेट होके पढ़ रहा हूं तो मुझे याद हो गया है, समझ रहे हो ना। H1 H2 H1 प्लस H2, ठीक है ना, ये हमारा K है, ये K है और इसको याद रखोगे। अब आगे चलें, आओ। केस स्टडी की ये ब्यूटी है, हम एक रिजल्ट फाइंड कर लिया, अब उस रिजल्ट के बाद आगे बढ़े ना, बार बार यदि एक एक चीज को प्रूव करते रहेंगे तो उसमें क्या लर्निंग है। आओ, SRQP 4:3 है तो RB और BP क्या होगा, ठीक है ना। तो अब सेम वही चीज़ें रहेंगी, वही डायग्राम है। चलो मैं एक बार बना देता हूँ। धीरे धीरे हम इससे ऊपर उठेंगे, किससे, इन डायग्राम से भी ऊपर उठ जाएंगे, ठीक है ना। और वहीं पीछे जो फर्स्ट डायग्राम देखा था हमने, फर्स्ट रिजल्ट देखा था, ठीक है ना, वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये क्या था, SRQP, ये हमारा स्टैंडर्ड डायग्राम है। इसी में अब आगे उसने कहा है कि 4 और 3 का रेशियो है SRQP का, ठीक है ना। अब क्वेश्चन जो बोलता चलेगा, ठीक है, वो करते चलेंगे और बहुत ही अच्छे लेवल पे मैं आपको केस स्टडीज करवाऊंगा। बहुत इनोवेटिव मेथड है, इवन बेस्ट मेथड है लर्निंग का, चाहे कॉन्सेप्ट हो चाहे क्वेश्चन हो। 4:3 है। फिर ये बोलता है कि RB एंड BP, ठीक है ना, इनका क्या रिलेशन है, इनका RB और BP का, ठीक है। देखो हमारे पास H2 है, H1 है, K फाइंड कर सकते हैं, यस K फाइंड कर सकते हैं। तो K बराबर क्या हो जाएगा, H1 H2 यानी 3 × 4 और H1 प्लस H2 3 + 4, तो ये क्या हो गया 12/7। तो हमें K की लेंथ मिल गई है 12/7, ठीक है, ये हो गया है 12/7, ये K आ गया। अब जब हमारे पास K है तो हमें दो तरह से चीज़ें पता है, ठीक है ना। क्या चीज़ पता है, एक तो ये इस ट्रायंगल में हम सिमिलरिटी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इधर इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में सिमिलरिटी अप्लाई कर सकते हैं। चलो दोनों में करके देख लें, चलो दोनों में देखते हैं। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें रटना नहीं है, एक ही ढर्रे पे रटना नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन आया तो मैंने ये किया था, नहीं। ज्यादातर एसएससी बैंक के जो बच्चे हैं उनकी यही प्रॉब्लम है और उन्हें सिखाया भी ये जाता है। ये और बड़ी विडंबना है कि ऐसे रट लो, ये क्वेश्चन आया तो ये कर देना, ये आया तो ये कर देना। अरे एग्जाम बनाने वाला पागल है क्या, समझ रहे हो। जैसे ही आप ये कहो, आप रट के जाते हो ना तो बहुत आसान होता है आपको खत्म करना, आपको मार्क, आपको हटा देना, समझ रहे हो ना। कंपटीशन से हटाना बहुत आसान है जो रट के गए। इसलिए हम क्या करेंगे, 3D इमेजिनेशन डेवलप करेंगे, थॉट प्रोसेस के लेवल पे लेके आएंगे चीजों को, ताकि हम अच्छे से क्वेश्चन देख पाएं और आंसर कर पाएं। आओ दोनों के लिए चेक करते हैं, ठीक है ना। पहले ये रिलेशन देखते हैं, देखते चलना। ये कितना है, 12/7 है, ये 4 है। ये रेशियोज में है तो इनके आगे एक्स वाई कुछ नहीं लगा रहा मैं, ठीक है ना, रेशियो की फॉर्म में चलने देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो रेशियो में आएगा, रेशियो में पूछे हमें आंसर मिल जाएगा। और यदि आप चाहो कि इस इंफॉर्मेशन से आप इनकी एग्जैक्ट वैल्यू बता सको तो हम बता भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास रेशियोज में है वैल्यू। कोई तो एक एब्सोल्यूट वैल्यू हमें मिलनी चाहिए जो कि नहीं दी गई है, तो हम एब्सोल्यूट लेंथ नहीं बता सकते। आओ ये है, तो यहां से अब रिलेशन देखें तो देख लो, ये कितना था, यहाँ से इसको हमने y बताया था, ये x था, ठीक है, ये y है और ये x है। अब जो 4 है ये किसको डिनोट करता है, ये 4 बड़े वाले ट्रायंगल को डिनोट करता है, ठीक है ना, ये 4 बड़े वाले ट्रायंगल को डिनोट करता है। तो हम ये बता सकते हैं कि जो 4 है इसके साथ क्या आएगा, x + y आएगा, ठीक है ना। 4 है इसके साथ तो x + y आएगा। फिर इधर ये जो 12/7 है, ठीक है, उसके साथ जो वैल्यू आएगी वो y की आएगी, एक चीज क्लियर है। अब इन दोनों में ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 12/7, ठीक है।
अब यहाँ से रिजल्ट भी देख लो आप, क्या रिजल्ट बनेगा। एक्स और वाई की बात करें तो आगे मैं सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये 12 रह गया, ये 7 यहाँ आ गया, ठीक है ना, 7 यहाँ आ गया, तो ये इसको कैंसिल करेगा, ये हो गया 3, ठीक है। तो ये y को इधर लें तो ये बनेगा y अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये क्या है 3:7। क्लियर है। इसका मतलब है कि जो y है, ठीक है ना, जो y है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये 3 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और x प्लस वाई ये पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, पूरी, ये पूरी डिस्टेंस तो 7 है, तो x कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, ये 4, तो ये हो जाएगा 4:3। ये पॉइंट समझ में आ गया। तो इसने क्या पूछा है, आर बी पहले ये पूछा है, तो ये 4 है, और बी पी ये कितना है 3, तो 4:3 हो गया। एक चीज, यही रिलेशन हमने क्या किया था, देखो ये जो ट्राइंगल है इसको इसके साथ सिमिलर करवाया था, यानी H2 और K को सिमिलरिटी ली थी। यही रिजल्ट हम K और H1 की सिमिलरिटी से भी प्रूव कर सकते हैं। समझ लो ना, ये इसलिए बता रहा हूं ताकि रटना नहीं पड़े, ये नहीं हो कि हाँ मैंने इसके साथ सिमिलर किया था, नहीं। क्या करना है, नेचुरल हो जाने दो चीजों को। नेचुरल कब होंगी, जब आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीख जाओगे। नेचुरल का मतलब समझो, नेचुरल का मतलब है कि आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हो तो बिल्कुल नेचुरल वे में आपके माइंड में एक चीज आए। ऐसा नहीं कि आप सोच के बैठो कि ऐसा करना है फिर ऐसा करना है, नहीं। और आज आपने इसको सोल्व किया तो आपने इस ट्रायंगल से सोल्व कर दिया, और हो सकता है कि 2 महीने बाद जब आप इसी को रिवाइज करो तो आप ये अप्लाई कर दो। समझ रहे हो ना, नेचुरल हो जाने देना है। आओ, ये कितना है 3 है, और ये कितना है 12/7 है। तो हम ये देख लें कि इन दोनों का रेशियो क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो रेशियो देखो 12:7। चलो मैं दोबारा एक बार डायग्राम अलग बना रहा हूँ, ठीक है ना, डायग्राम अलग बना रहा हूँ। ये दोनों सिमिलर हैं, ये छोटे वाला है ये बड़े वाला है, तो ये तो है 12/7 और ये है 3, ये हुआ ना। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो छोटा ट्रायंगल था इसके सिमिलर जो बड़ा ट्रायंगल बनाया है उनकी भुजाओं का अनुपात क्या है। क्लियर है ना, इनकी भुजाओं का अनुपात देख रहे हैं, तो ये है 12/7:3, 3 से कैंसिल होगा 4, तो ये बन जाएगा 4:, ये 7 इधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे कि यदि इस ट्रायंगल की ये एक साइड, ठीक है, समझते चलना 4 है, ये साइड 4 है, तो ये साइड 7 है, सही है। यदि ये साइड, ठीक है ना, ये साइड 4 है, अब ये इनके आगे x होगा, ये y होगा, और ये 4z कर देते हैं, ठीक है ना। ये कोई ना कोई रेशियो में है ये तो, ठीक है, तो इनकी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू भी होगी, तो ये 7x है, ये 4y है, तो ये 7y है, ठीक है ना, और ये क्या है, ये 7z होगा। ये रेशियो है, यानी ये जो छोटा ट्रायंगल है, समझना, ये जो छोटा ट्रायंगल है यदि ये 4 है तो इसके सिमिलर बड़ा ट्रायंगल 7 है। इनकी भुजाओं का रेशियो 4:7 हो गया। ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, सिमिलरिटी का बेस है ये, ठीक है ना। तो अब देखो, ये यहाँ पे इनको नाम भी दे देते हैं, ठीक है ना, नाम दे रहा हूँ मैं, ये R है, ये RBPQ, ठीक है ना। तो R, फिर R से B की बात की हमने, RBA, तो RB कितना है 4 है, RB 4 है, एंड RP कितना है 7 है, RP 7 है। इसका मतलब है RB यदि 4 है और पूरा 7 है, तो जो रिमेनिंग पार्ट है BPU कितना होगा 3 होगा, तो जो रेशियो आएगा वो 4:3 आ जाएगा, ठीक है ना, 4:3 आ जाएगा। बोलो अब एक चीज, क्या आप ये बता सकते हो, देखो क्वेश्चन को देखो, 4:3, ठीक है, 4:3, क्या हम यहाँ से किसी रिलेशन में डायरेक्ट ये बता सकते थे कि ये RB और BP भी 4:3 में है? क्या कोई एक ऐसा आर्गुमेंट है आपके पास? यस, वापस इसी पे आते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्या बोल रहा है,
ये है, ठीक है ना। एक मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अपने माइंड को आज़ाद कर दो, ठीक है ना। सिंपली ये बताना चाह रहा हूँ कि अपने माइंड को आज़ाद कर दो, जितने तरह से वो सोच सके, नेचुरल वे में सोच सके, उतने तरह से उसको सोचना शुरू करवा दो, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ही अलग अलग एस्पेक्ट समझाऊंगा, अभी हो सकता है अभी आप नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, लेकिन ये अभी जो करवा रहा हूँ ये आप जब लास्ट में चलेंगे तब तो आप रिलेट कर पाओगे, बट हो सकता है अभी नहीं कर पाए। ये बॉन्ड अप्रोच है, ठीक है। अभी जो मैं बताने वाला हूं ये बॉन्ड अप्रोच है। हमेशा ऐसे सोचना है कि यदि बॉन्ड होता तो वो कैसे सोल्व करता, तभी तो आप उस लेवल पे सोचना शुरू कर पाओगे। जो मैंने करवाया वो एक बेस तरीका था। अब हम ये सोच रहे हैं क्या इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में, 4 सेकंड में किया जा सकता है। यस, किया जा सकता है। अभी करते हैं ना, देखो आगे चल के इसको काम में लेंगे। इस जो अभी मैं बता रहा हूं समझना। ये देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये आया और ये गया, ये दो पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं। यदि दो लाइंस किसी तीसरी लाइन, ये तीसरी लाइन के पे परपेंडिकुलर है तो वो आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है ना। यदि पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। देखो कैसे, नहीं ये नहीं, ये ऊपर वाला, ये थीटा है तो ये थीटा है, बोलो सही है ना। और दूसरा देखो, यहाँ से दूसरा देखो, ये अब ये चले, ये भी जेड बना रहे, ठीक है ना, ये जेड बना रहे, तो यदि अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। दो एंगल्स इक्वल हो गए हैं तो सिमिलर है ट्रायंगल। और वैसे भी देख लो, ये दोनों आपस में इस पॉइंट पे काटती हैं तो ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये बीटा है तो ये बीटा है, समझ रहे हो, ये भी बीटा हो गए। अब ये देखो किस लेवल पे सिमिलरिटी आई है। ये ए है, ये बी है, ये क्यू था, ये पी है, ये एस है और ये आर है। ये अब यहाँ ये ए एस आर, ए ध्यान से सुनोगे, ए एस आर, इधर से ए पी क्यू, क्यों, क्योंकि ए के बाद देखो ए एस आर बोल रहे हैं हम, बोलोगी भी हमेशा इसी लेवल पे। ए पे कितना है बीटा, एस पे कितना है अल्फा और आर पे थीटा। तो उधर से भी ये सीक्वेंस बननी चाहिए, ए बीटा, फिर अल्फा किस पे है, पी पे, पी एंड क्यू पे थीटा। ये तो हम ये कहेंगे ए एस आर, इधर से ए पी क्यू, ये भी और बहुत से जगह अप्लाई करके बताऊंगा, बट अभी इतना समझ में आ गया, ठीक है ना। देखो चीज़ें कैसे लिंक होनी शुरू होंगी, और जब तक आप पूरी मैथ्स में इंटरलिंक करना नहीं सीखोगे तब तक स्पीड नहीं आनी है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं आनी है। और उसी इंटरलिंक के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक केस स्टडी है और दूसरा जैसे जैसे मैं आपको सिलेबस करवाता जाऊंगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे, मैं इंटरलिंक करवाता चला जाऊंगा। ये देखो क्लियर है ना। अब देखो इनको मैं लिख रहा हूँ सिमिलरिटी में, ये ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ए यहाँ पे बीटा है, ये एस अल्फा है एंड आर थीटा है। यदि इसी के सिमिलर और कोरस्पोंडेंस में हम लिखेंगे तो ये एक छोटे वाला जो ट्रायंगल है वो आएगा, ए यहाँ पे बीटा है एंड पी ये अल्फा है एंड क्यू ये थीटा है। अब हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ये हम देख चुके हैं, अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी भुजाओं का जो रेशियो है, भुजाओं का रेशियो क्या है, एस आर 4 और पी एस, ये एस आर नहीं, हाँ एस आर एंड क्यू पी, ये है ना क्यू पी, एस इससे इसको हटाओ ना यार, ये एस इधर है, क्यू पी, ठीक है ना। क्यू पी कितना है 3, ये था वो बोल के गए, एस आर और क्यू पी का रेशियो 4:3 है। हमें पता है जो रेशियो भुजाओं का है वही उनके हाइट्स का है, वही उनके पेरीमीटर का है, वही इन रेडियस का है, वही सरकम रेडियस का है।
वही एंगल बाइसेक्टर की लेंथ का है, वही परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर लेंथ है या हाइट बोल दो, एल्टीट्यूड बोल दो, उसका है। क्लियर है? तो अब यहां पे देखो, ठीक है ना, जब भी, तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स की हाइट्स का रेशियो, इन दोनों ट्रायंगल की हाइट का रेशियो भी क्या रहेगा, 4:3 रहेगा। दोनों के हाइट्स का रेशियो भी 4:3 रहेगा। अब एक चीज देखोगे, जब भी हाइट वर्ड आता है ट्रायंगल के लिए, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि आप कैसे इमेजिन करोगे, ठीक है ना। इमेजिन कैसे करोगे, इसको जो बेस मान रहे हैं, ठीक है ना, जिस बेस के सापेक्ष हमें हाइट फाइंड करनी है, उस बेस को एक लाइन मानोगे, और जो वर्टेक्स है, इस बेस के ऑपोजिट वर्टेक्स है, उससे भी एक पैरेलल लाइन गुजार दोगे। इन दो पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो क्या है, इस ट्रायंगल की हाइट है। अब यहाँ पे देखो, देखोगे ध्यान से, ये बेस है, इस बेस के सापेक्ष हम हाइट फाइंड करना चाहते हैं, इस बेस के सापेक्ष हाइट फाइंड करना चाहते हैं, तो इसको हमने एक लाइन मान लिया। और वर्टेक्स कौन सा है, ये ए, तो इस वर्टेक्स से जो लाइन गुजर रही है, ठीक है ना, उस लाइन, इन दोनों लाइंस के बीच की दूरी, इन दोनों लाइंस के, ये भी देखो परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, तो लाइन, दो लाइन के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आर बी को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये जो आर बी है, आर बी, ये इस ट्रायंगल ए एस आर, इस ट्रायंगल की हाइट है, ठीक है ना। तो आर बी का जो रेशियो है वो 4 होगा, सही है। और इधर यहां से भी देख लो, यदि ये लाइन है और इसके पैरेलल ये लाइन जा रही है, तो इन दोनों के बीच की दूरी है वो बीपी को रिप्रेजेंट करता है, और वो कितना हो जाएगा, 3। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 4:3। बोलो, समझ में आ गए, ठीक है ना। तो अब ये था, अब जैसे ही, अब मैं इसको एक बार हटा रहा हूं, ठीक है ना, जैसे जैसे आप मेरे साथ चलते चलोगे, कॉन्सेप्ट को इंटरलिंक करना सिखाता चलूँगा, और जो वास्तव में न्यून अप्रोच है, बॉन्ड अप्रोच है, वही आज सीखने के लिए आप यहाँ पे हो, और उसके लिए हम वर्क करेंगे। देखो, अब वो ध्यान से देखोगे, ठीक है ना। अब ये हमें दे रखा है, ये 4 है और ये 3 है यहाँ से, और यदि ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो हाइट होगी, ठीक है ना, ये हाइट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है, तो इसकी हाइट है ये और इसकी हाइट है ये, इन दोनों का रेशियो भी कितना होता है, 4:3। आंसर क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये सिमिलर है इसके। आंसर क्लियर हुआ। इतना फास्ट किया जा सकता है, हम सीखेंगे। बस मैं आपसे चाहता हूँ खूब मेहनत करते चलो, खूब मेहनत करते चलो। आगे चलें, आओ। यस, इफ बी पी 4 है, बी आर 12 है, एस आर 8 है। चलो मैं डायग्राम बना देता हूँ दोबारा, ठीक है। ये क्यू एस आर क्यू पी ए बी, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर दे रखे। फिर ये बोलता है बी पी 4 है, बी आर ये 12 है, एस आर ये 8 है। तो आपको क्यू पी बताना है, ये बताना है ये क्यू पी कितना होगा, ठीक है ना। ये लेंथ बतानी हमें। बोलो, बता सकते हैं यहाँ से, डायरेक्ट बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं, डायरेक्ट बता सकते हैं। चलो पहले धीरे धीरे सोल्व करते हैं। यहाँ से देखोगे कि ये वैल्यू k है, ये वैल्यू k है, ठीक है ना, और ये h1 है, ये h2 है। ये हमने एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके चल रहे हैं इन क्वेश्चंस को। तो हमें पता है, देखो k बताई जा सकती है, k बता सकते हैं ना। यहाँ से देखो, ये बस अब यहीं पे इमेजिन करना, मैं अलग से नहीं बताऊंगा। यहाँ से देखो ये लाइन, ठीक है ना, फिर इसके सापेक्ष ये लाइन, ये बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। छोटे वाले ट्रायंगल में देखो ये लाइन और इसके सापेक्ष ये लाइन, सही है ना। तो बड़े वाले ट्रायंगल में देखो ये पूरी जो लाइन है, ये पूरी जो लेंथ है, डिस्टेंस है, ये कितनी है, 12 और 4 16,
16 है, और ऊपर चले तो 8 होगी, इसका मतलब आधा ही होगी दूरी। तो यहाँ से देखो, जब यहाँ से यहाँ तक चले तो 4 है, तो ये ऊपर चलेंगे तो दूरी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो k की वैल्यू आ गई 2। H2 k हमें पता है, क्या हम H1 बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। चलो देखो k बराबर क्या था, H1 H2 H1 प्लस H2, ठीक है ना। और ये जो फॉर्म है इतनी बार अप्लाई कर लेंगे, इतनी बार करवा दूंगा आपको, फिर ये मत बोलना कि सर ये याद नहीं हुआ, ये बातें अच्छी नहीं लगती। यहां से देखो k 2 है, ठीक है ना, ये H1 हमें फाइंड करना है, और ये 8 है, और ये 8 प्लस H1, ये फॉर्म बना दे। H2 नहीं, अच्छा H1 तो हमें फाइंड ही करना है ना, चलो H1 प्लस 8 ये है। चलो सोल्व कर देते हैं इसको। तो 2H1 प्लस 16 बराबर क्या हो जाएगा, 8H1। तो यहाँ से इधर ले जाएंगे तो 6H1, और ये इक्वल है 16, तो H1 बराबर हो जाएगा 16/6 या 8/3, 8/3 ये आंसर, ये 8/3 आ गया। बहुत आसान था, कर सकते थे। अब एक चीज़ हमें ये देखनी है कि जो क्या हम, ठीक है ना, k को फाइंड किए बिना ये आंसर कर सकते थे क्या, बोलो, क्या हम k को फाइंड किए बिना भी आंसर कर सकते थे क्या, बोलो। बिल्कुल कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अभी भी नहीं आया तो वास्तव में आपको सोचने की जरूरत है, आपको यह सोचने की जरूरत है कि क्यों आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हो, क्यों आप कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़ रहे हो, क्यों अपनी सारी एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हो। कुछ एग्जांपल्स है जो मैं हमेशा बताता हूं बच्चों को, समझना। यदि हाँ धूप में हम एक कागज का कोई टुकड़ा लेके खड़े हो जाएं, धूप में रख दें, तो क्या कभी आग लगेगी, कभी जल जाएगा क्या, कभी नहीं। वो हजारों साल पड़ा रहेगा, वो गल जाएगा, लेकिन आग नहीं लगेगी उस पर। लेकिन जैसे हम उस पर एक लेंस लगा दें तो 2 मिनट में जल जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने सन की पूरी एनर्जी को चैनलाइज कर दिया है, और जैसे वो एनर्जी चैनलाइज हुई आग लगा देगी। मैं भी यही चाहता हूं, अपनी सारी एनर्जी को एक जगह कंसंट्रेट करो, सारी एनर्जी को चैनलाइज करो और आग लगा दो। आओ, बता सकते थे, यस बता सकते थे। देखो क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूं, समझना। ये हाइट है, ये है ना, ये हाइट है। इस ट्रायंगल की हाइट और इस ट्रायंगल की हाइट का रेशो दे रखा है, कितना, 1:3। जो बड़ा ट्रायंगल है, ये इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं जो अभी जस्ट अभी हमने देखा था, इस ट्रायंगल की हाइट और इस छोटे ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर हैं, इनकी हाइट्स का रेशो 3:1 है, तो इनकी भुजाओं का रेशो भी 3:1 होगा। यदि ये 8 है तो जो दूसरा ट्रायंगल है उसकी कोरस्पॉन्डिंग भुजा इसकी 1/3 होगी, तो ये कितना हो जाएगा, 8/3। आंसर ये स्पीड होती है, और इसी स्पीड पे लेके जाऊंगा, बस मेरे साथ चलते रहना, मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। आगे चलें। यस, यूज द डेटा गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ AQ। ये बोल रहा है कि जो डेटा गिवन है उसको काम में लेते हुए AQ की वैल्यू बताओ, ठीक है ना। AQ ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, ठीक है ना। बोलो क्या करें, बोलो क्या करें। AQ ये भी बहुत आसान है, चीज़ों को समझते चलना। जिस लेवल पे हम जा रहे हैं आपको पढ़ने का मज़ा आ जाएगा। ये क्या कर रहे हैं, ये इस बार ये मान लो कि हमने एक पैरेलल लाइन खींच दी है, यहाँ से ये ड्रॉ कर सकते हैं पैरेलल लाइन। इस लाइन के यहाँ से A से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ठीक है ना। तो ये क्या बना, ये ऐसे ये डायग्राम बना रहा हूँ मैं, B P, इसको कोई भी नाम दे दो, ये T Q एंड A, ठीक है ना। उस पार्ट को हम देख रहे हैं। ये पूरी QP कितना था, 8/3, ये कितना था 2, तो ये भी कितना होगा, 2 होगा, ठीक है ना। तो 8 ये जो बचेगा ये, ठीक है ना, और ये पैरेलल है तो ये 90 डिग्री पे होगा भी, ठीक है। तो यदि ये 2 है और 2 को क्या लिख सकते हैं, 6/3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 8/3 है। इस फॉर्म में दोनों को सिमिलर बनाने के लिए, तो ये पूरा 8/3 है, तो इसमें से 6/3 हटा दो। 6/3 हम कम कर दें तो क्या बचेगा, 2/3। ये 2/3 बचेगा, ठीक है ना, ये 2/3 बचेगा। एंड ये कितना है, 4 है, ये उसने दे रखा है, ये 4 है, तो पाइथागोरस लगा दे।
ये 2/3 है, ये 4 है, तो इनके स्क्वायर्स का सम करके रूट फाइंड कर लें, वो हमारा AQ आ जाएगा। चलो कर दो, इसका स्क्वायर 16 हो गया, ठीक है ना, ये हो गया 16 प्लस इसका स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 4/9 और इसका रूट कर दें, ये बनने वाला है। चलो अब इसको बेस बनाएं तो 16 9 144 और 4 148/9, इसका रूट करें 148। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या जो रूट की फॉर्म में बाहर निकाल लें? क्या बनेगा 4 × 37, ठीक है ना, क्यों 37 30 × 4 120 और 7 × 4 28, 120 और 28 148 होता है। तो हम ये लिख सकते हैं 4 × 37/9 रूट। अब ये 4 है, ये बाहर निकल जाएगा, 2 ये 3 बन के बाहर निकल जाएगा एंड अंदर आ जाएगा √37, 2/3 √37, 2/3 √37। बोलो कर सकते थे? बोलो कर सकते थे ना? चीज़ें बहुत आसान हैं और आसान बना दूंगा मैं, ये मेरी जिम्मेदारी है, बस मेहनत करते चलो। यस, अब बोल रहा है कि PQ और SR, ठीक है ना, मैं डायग्राम बनाता हूँ दोबारा। इस लेवल पे जाना है जब हम रेगुलर बेसिस पे जब केस स्टडी करने लग जाएंगे आगे चल के, ठीक है, तो इस लेवल पे आना है कि आप समझ पाओ कि क्या बातें हो रही हैं, किस क्वेश्चन में हमें क्या रिलेशन गिवन है, कैसे उनको सोल्व करना है। PQ और SR 1:2 है, ये Q है, ये P है, ये A है, ये B है, ये S था और ये R था। QP 1 है और SR 2 है। फिर बोला AP गिवन है 2x + 1 एंड SA ये गिवन है 6x - 1, ये दो गिवन है। तो PS की लेंथ बतानी है, यानी ये जो लेंथ है ये हमें फाइंड करनी है। बहुत आसान है, कर सकते हैं, फटाफट करके बता दो। कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ से ये एंगल बराबर है, ऊपर वाला ये एंगल, ठीक है ना, पूरा तो 90 डिग्री है ये, और ये जो एंगल है ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, प्रूव कर चुके हैं। तो इनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं उनका रेशियो सेम रहेगा। जो QP है और ये इन दोनों का रेशियो कितना है 1/2, और यही रेशियो किसके लिए रहेगा? देखो ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, ये इस लेंथ के साथ नहीं है अभी, ठीक है ना, इस लेंथ का इसी लेंथ के साथ है। क्यों? देखो चलो मैं एक और बताता हूँ, और ये बार बार काम में लेंगे, इवन ट्रेपेजियम में भी ये काम में लेंगे। अब समझ में आ गया होगा, ये ट्रेपेजियम ही बन रहा है एक्चुअल में, समलम चतुर्भुज है। ये जो सिमिलरिटी मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है। यदि इनको मिला दिया जाए तो ये समलम चतुर्भुज है। इसको यहाँ से घुमा दो, ऐसे खड़ा कर दो, ठीक है ना, तो क्या बनेगा? ये ऐसे, ये और ये दोनों पैरेलल हैं। ये ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम है। आगे चल के ट्रेपेजियम में भी हम सेम ये इन्हीं कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो, इसको हटा दो, हाँ आओ देखो, ये थीटा है, ये बीटा है, इसको छोड़ देते हैं। तो इधर ये थीटा था और ये क्या था? बीटा था, ठीक है ना। ये गामा कर दो, चलो ये गामा। तो हम देखो जब भी सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करेंगे तो थीटा के ऑपोजिट साइड के फॉर्म में भी हम देख सकते हैं। यहाँ देखो थीटा ये है, ठीक है ना, ये थीटा है। तो इस थीटा के ऑपोजिट कितना है? पहले ये देख लो, चलो गामा है, बड़े ट्रायंगल में गामा के ऑपोजिट कितना है? 2। तो छोटे ट्रायंगल में गामा के ऑपोजिट कितना है? 1। ये छोटे ट्रायंगल में गामा के ऑपोजिट है, ये बड़े ट्रायंगल में गामा के ऑपोजिट है, ठीक है ना। तो यही रेशियो दूसरे एंगल्स के लिए भी होगा। यहाँ देखो छोटे में थीटा के ऑपोजिट कितना है? 2x + 1। छोटे में थीटा के ऑपोजिट है 2x + 1, और बड़े में भी थीटा के ऑपोजिट देखना पड़ेगा। तो ये बड़ा ट्रायंगल, इसमें थीटा के ऑपोजिट कितना है? 6x - 1, 6x - 1 ये। और इसी के साथ यदि हमें आगे भी कोई लेंथ फाइंड करनी होती है इस ट्रायंगल की, तो हम देखते हैं बीटा के ऑपोजिट। तो बीटा के ऑपोजिट क्या है इसमें? AQ। तो ये बनता है AQ, और इधर थीटा, ये इधर भी बीटा के ऑपोजिट क्या है? AR।
ठीक है ना, ये ए आर। सेम यही प्रॉपर्टीज ट्रेपेजियम में भी आएंगी, और वो ट्रेपेजियम ट्रायंगल के अंदर भी, ट्रायंगल की फॉर्म में भी आएगा, देखना कैसे। ठीक है, वो जो ट्रेपेजियम है वो यहाँ भी बना देगा, ये पैरेलल बना दी, ठीक है ना, तो ये भी एक ट्रेपेजियम की फॉर्म बन जाएगी। फिर वो यहाँ पे ये बना देगा, ये भी ट्रेपेजियम की फॉर्म है। आगे पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल में। तो हमारे पास ये रिलेशन आ चुका है, ठीक है ना, ये इस रिलेशन, इससे अपन सोल्व कर सकते हैं। देख कर दो फिर, 6x - 1 बराबर 4x + 2, तो ये इधर आएगा, वो उधर चला जाएगा, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 1.5। यहाँ से देखो अब ये बोल रहे हैं कि PS की लेंथ बतानी है, PS, P से S ये लंबाई बतानी है, ये PS कितना है, ठीक है, PS बता सकते हैं। जोड़ दो इनको, 6x - 1 2x + 1 +1 - 1 कैंसिल, तो ये हो गया 8x, और 1x कितना है, a कितना है 1.5, तो 8x कितना हो जाएगा, 1 मतलब 8 + 0.5 मतलब आधा 4, 12, ये हो जाएगा 12। बोलो, कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते हैं। और इसी तरह से जब हम आगे से आगे टफ क्वेश्चन बनाते चलेंगे और उनको एनालाइज करते चलेंगे, तो जो एसएससी के क्वेश्चंस हैं वो तो बहुत ही आसान हो जाएंगे। आगे देखो, यस, नेक्स्ट देखते हैं। ये बोल रहा है कि SR 12 सेंटीमीटर है, QP 6 सेंटीमीटर, एरिया ABP 8 है, तो हमें ASR का एरिया फाइंड करना है। चलो फटाफट बनाएं। ये बोल रहा है कि ये SR है, ये AB है, दिस इज AB एंड QP। ABP इसका एरिया गिवन है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ASR ये एरिया हमें फाइंड करना है। आसान है, कर सकते हैं। चलो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे ये जो एरिया है ये गिवन है 8, ये 8 गिवन है, ठीक है ना। ASR ये 12 है और ये 6 है, 12 और 6 दे रखा है। तो अब यहाँ से जो जो रिजल्ट हम देखते हैं उनको समझेंगे। देखो, ये रेशियो में बात कर रहा हूँ मैं, यदि ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, इसका मतलब है QP 1 है तो SR 2 हो रहा है, ठीक है ना। और यही रेशियो इनकी हाइट्स का भी होगा, इसका मतलब है ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखो, इन दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये ट्रायंगल ध्यान से समझोगे, ABP, ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ARB, ये दोनों की जो हाइट है वो सेम है। क्यों? क्योंकि एक ही लाइन पे स्थित है। देखो, इसी एक लाइन पे स्थित है। ये A वर्टेक्स है, ये R है, ये P है, तो यहाँ से ये दो ट्रायंगल बने हैं। तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें। यदि ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी जाए ये, तो दोनों ट्रायंगल्स की हाइट सेम है। हमेशा ऐसे इमेजिन करना, हाइट सेम है। यदि हाइट सेम है तो इनका जो एरिया का रेशियो है वो किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, वो बेस के रेशियो के अकॉर्डिंग हो जाएगा। BP कितना है 1 एंड RB कितना है 2। यदि 1 8 है तो 2 किसके बराबर हो जाएगा 16, तो ये हमें रेशियो मिल गया 16। ये तो एरिया हो गया RAB, ये 16 है। क्लियर हुआ? इसको हम वैसे भी देख सकते हो, ये यहाँ से भी फाइंड कर सकते थे अपन। देखो, ये जो एरिया है ये 8 है, ये एरिया 8 है। यहाँ ये AB यदि हम फाइंड कर लें, AB फाइंड कर लें, तो इसका एरिया 8 दे रखा है, ठीक है। तो हम ये डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से देखो, ये 12 है। यहाँ ये रेशियो की बात करें तो ये जो छोटे वाला ट्रायंगल है, ये इनके रेशियो की बात कर लेते हैं। ये 1 है और ये जो पूरा है ये किसके इक्वल है 3 के इक्वल है, ठीक है। तो यदि ये अब ये रेशियो इधर भी बनेगा, ठीक है ना। ये 3 है तो ये कितना है 1, 3:1 का रेशियो बनेगा। 3 किसके इक्वल है 12 के इक्वल है, तो 1 4 के इक्वल हो जाएगा।
तो ये ए बी है, ये 4 आ गया, ए बी 4 आ गया। दूसरा के, ए बी को हम के से रिप्रेजेंट करते आए थे, तो के को हम H1 H2 के फॉर्म से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये H1 है, ये H2 है, तो के बराबर H1 इंटू H2 अपॉन H1 प्लस H2, H1 प्लस H2 तो ये 18 हो जाएगा 3, तो ये अगेन ये 4 हो गए। देखो कितने तरीके हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आप इन की जो रेंज है सोचने की वो डेवलप होती जाएगी, और कितने तरीके से आप सोल्व कर पाओगे। तो ये ए बी फाइंड करके भी हम देख सकते थे, और फाइंड नहीं करें तब भी हम इसका एरिया, क्योंकि एरिया की बात कर रहे हैं तो ये 16 बता सकते थे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखो ये जो छोटा ट्राइंगल है इसका साइड 1 है, और जो इसके सिमिलर जो बड़ा ट्राइंगल है उसकी साइड 3 है, ये है ना, ये 1 है और ये पूरा 3 है, तो इनके एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा 1:9, ठीक है ना, 1:9 हो जाएगा। और जो 1 है छोटे वाला ट्राइंगल उसका एरिया 8 है। एरिया के लिए भी मैं बता चुका हूँ कि स्क्वायर्स की फॉर्म में होता है, ठीक है ना, जो साइड है उनके रेशियो का स्क्वायर बनता है, तो ये 9 किसके इक्वल हो जाएगा 72। 9 का मतलब है ये, 72 का मतलब है ये पूरा कौन सा, P से लेके P R और S, ये जो पूरा बड़े वाला ट्राइंगल है, ठीक है ना, ये बड़े वाला ट्राइंगल, इस पूरे की बात करें तो पूरे का जो एरिया है वो 72 है। इस 72 में से ये तो पूरे का था, ठीक है, तो इस 72 में से ये घटा दें, 8 तो ये है और 16 ये है, 24 इसमें से कम करना है, 24, 48, 72, तो कितना हो जाएगा 48 आंसर। कर सकते थे। देखो अब आप ये समझोगे कि जैसे जैसे अपन आगे प्रोसीड करेंगे वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, और जब हम कैट वाले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तब देखना क्या स्पीड आनी है। ये समझ में आ रहा है, आगे चलें। यस, एस आर दोबारा बना देता हूँ, ठीक है ना, ये लो, ये एस आर क्यू पी 4:3 के रेशियो में दे रखा है, ये 4 है और ये 3 है। एरिया ए बी पी, ये ए है एंड ये बी है, ए बी पी इज 18, ठीक है ना। इस बार ये बोला है कि ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है ये 18 है, ये एरिया 18 है। तो यहाँ से हमें एरिया बताना है क्वाड्रिलेटरल का, एस क्यू पी आर, यदि हम इसको मिला दें तो ये क्या बनेगा, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है। इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और देखो कैसे चीज़ें लिंक करते चलेंगे, कैसे हम कॉन्सेप्ट के लेवल पे आगे बढ़ते चलेंगे। हाँ देखो आगे, ये 18 है, ठीक है ना, तो इनका रेशियो देख लें, ठीक है। अब इनको अलग अलग तरह से सोल्व करते हैं, बिल्कुल अलग अलग तरह से। ये 4 है, ये 3 है, तो यहाँ ये इनकी हाइट्स होगी, इनका रेशियो भी कितना हो जाएगा 4 और 3 हो जाएगा, 4 और 3 है। तो यहाँ ये जो 3 है छोटे वाला ट्राइंगल, इसकी साइड 3 है, बड़े वाला ट्राइंगल इसकी साइड 3 + 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 3 + 4 7 हो जाएगा। तो 7 के रिगार्ड हमें फाइंड करना है, तो इनका रेशियो क्या होगा 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, कोरस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के अकॉर्डिंग होता है एरिया। तो 3 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी 9:49, ये रेशियो होना चाहिए। और जो छोटा ट्राइंगल है उसका एरिया एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है 18, तो इसका मतलब डबल हो रहा है, तो ये हो जाएगा 98। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होगी कि ये जो पूरा एरिया है, ठीक है ना, ये जो पूरा एरिया है ये कितना हो गया है 98। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल एस आर एंड पी ये पूरा 98 है। अब इसमें से दो चीज़ें और हम लेस कर सकते हैं, ये भी एरिया बता सकते हैं, ये इस ट्राइंगल का भी। क्यों? क्योंकि ये और ये देखो यहाँ बना रहा हूँ, दोनों सेम पैरेलल लाइंस पे स्थित हैं, दो ट्राइंगल बन रहे हैं ए बी पी एंड आर, दोनों सेम पैरेलल लाइंस पे हैं, ए के आधार पे हैं। तो और इनके आधार का रेशियो क्या है, ये 3 है ये 4 है।
इसका मतलब यदि दो ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है तो उनके एरिया का रेशो उनके आधार के रेशो के अकॉर्डिंग होता है। तो ये 3 18 को रिप्रेजेंट करता है, यानी 1 6 के बराबर है तो 4 24 के बराबर हो जाएगा। तो हम ये भी बता सकते हैं ये एरिया 24 है, ये 18 है। अब रिमेनिंग की भी बात कर सकते हैं, रिमेनिंग बता दो। ये 98 था और इसमें से हम कितना हटा चुके हैं, 24 और 18 30 42, ठीक है ना 42। इसमें से 98 में से 42 हटाओ 56, ठीक है ना। तो ये जो एरिया है ये 56 आ गया है। इतनी चीज़ हमें पता चल गई। अब क्या हम ये एरिया बता सकते हैं, ठीक है ना, ये एरिया बिल्कुल बता सकते हैं, ए क्यू पी का एरिया, ठीक है ना। इसको भी हम दो तरह से सोल्व कर रहे हैं। मैं जितने एस्पेक्ट हैं वो आपको बताते चल रहा हूँ। जैसे ही फिर हम क्वाड्रिलेटरल में चलेंगे तब नए एस्पेक्ट दिखाऊंगा। यहाँ से देखो दो तरीके से सोल्व करते हैं। पहले तो ए एस आर ये सिमिलर है ए पी क्यू, ठीक है ना। तो इनकी जो साइड्स हैं उन कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कितना है 3:4। तो इनके एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा 9:16, स्क्वायर कर दिया है साइड्स का। और जो 16 के कोरस्पॉन्डिंग 56 है तो 9 के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, ठीक है ना। तो ये फाइंड कर सकते हैं। 16 के कोरस्पॉन्डिंग 56 है, ठीक है ना। तो देखो आर्यन रेशो लगाओ मैं, 16 के कोरस्पॉन्डिंग 56 है तो 9 के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलो बहुत से तरीके हैं, ठीक है ना, बहुत से तरीके हैं। जो आर्यन रेशो का फॉर्मेट है वहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे आप फटाफट उस कोरस्पॉन्डेंस में जाओ। 16 से 56 बना रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो देखो 16 डबल 32, 16 3 48 यानी 48। तो 48 प्लस समथिंग है, उसकी अभी बात करेंगे। तो इसका मतलब है क्या कि हमने 16 को 3 से गुणा कर दिया है। तो आर्यन रेशो में हमें पता है कि 9 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27, 9 3 27, 27 हो गया। प्लस अब कितना रिमेनिंग है 48 और 56, इसका मतलब कितना है प्लस 8 और है, 8 हो रहा है ना। 8 क्या है, अब देखो इसी रेशो में आगे बढ़ती जाएंगी चीज़ें। 16 से 8 बनाया हमने तो क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो ये रेशो इधर बन जाएगा, 9 का भी हाफ कर दो 4.5, तो ये कितना हो जाएगा 27 और 4.5 31.5, ये रेशो आ गया। क्लियर है क्या किया। देखो अब ये तो मैंने आपको बताने के लिए किया है। जैसे आप इस लेवल पे परफेक्शन में आओगे ये स्पीड और फास्ट हो जाएगी। कैसे, हमें पता है कि ये देखो यहाँ से ये और ये दोनों सिमिलर हैं तो इनकी जो साइड्स हैं कोरस्पॉन्डिंग 3 और 4 हैं तो इनके स्क्वायर में जाएगा 16 और 9। 16 किसके बराबर 56, 16 से 56 कैसे बनाया, 16 32 48 प्लस 8 यानी 3.5 से मल्टीप्लाई कर दिया 3.5। तो इसको जो 9 था इसका स्क्वायर ना 9 को भी 3.5 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 गुणा 3 27 और आधा 4.5 जोड़ दें 31.5 आंसर। ये अभी आंसर तक नहीं पहुंचे, इसका आंसर मिल गया हमें ये, ठीक है ना। अब दूसरा तरीका देखो इसी को फाइंड करने का, ये देखो, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। यहाँ अब हमारे पास है ये, इसका एरिया तो है 24 और पूरे का एरिया फाइंड कर लें। इसका एरिया ए क्यू पी बी और आर, इसका एरिया भी हमारे पास है 18, ठीक है ना। ये एरिया हमें फाइंड करना, तो पूरे का एरिया फाइंड कर लें जैसे हमने ये 56 वाले केस में किया था, सेम वही। देखो पूरा ये 4 है और ये 3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस है ये 7 है, ये 7 है और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है ना। 4 रेशो की बात करो तो ये 4 है तो ये क्या हो जाएगा रेशो 7 हो जाएगा। इसका मतलब है ये जो ट्राइंगल है ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या है 4 और जो बड़े वाला ट्राइंगल है उसके लिए कितना है 7। तो इनकी भुजाओं का रेशियो 4:7 है। एरिया का रेशियो स्क्वायर्स में चला जाएगा 16:49 और 16 किसको रिप्रेजेंट करता है, 16
24 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, 24 को रिप्रेजेंट करता है, तो 49 किसको रिप्रेजेंट करेगा? देखो अब समझ पा रहे होंगे आप, हमने क्या किया, 16 था, इसका आधा करके और जोड़ दिया, 16 का आधा 8, ठीक है ना, 16 है, इसका हाफ किया और इसमें 16 में ऐड कर दिया, 16 + 8 से बन गया। तो 49 में भी वही आर्यन रेशो लगा रहा हूँ, वही चीज़ करेंगे, 49 + 49 का हाफ कर दो, कितना हो जाएगा? 24.5, इनको ऐड कर दें तो एक इसमें से इसको दें तो 50 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना बचेगा? 23.5, 50 + 23.5, 73.5। तो पूरा जो एरिया है ये इसका बड़े वाले का आ गया 73.5। 73.5 में से हमें पता है कि 24 और 18 तो इनका है, 24 और 18 कितना था? 42, इसमें से 42 आप हटा दो, 73.5 में से 42 हटा दो, कितना बचेगा? 31.5 वही आएगा। समझ रहे हो? अब कभी भी ये नहीं सोचोगे कि मैं इससे कर लेता या वो मेथड अच्छा है, नहीं, नेचुरल होना है, समझ रहे हो ना। और जैसे ही हम इस नेचुरल होने की प्रैक्टिस करते चलेंगे तो हमारा माइंड इतना सुपीरियर है कि वो हमेशा सबसे जो शॉर्टेस्ट मेथड होगा वहां पे पहुंच जाएगा, जो सबसे बेस्ट होगा, सबसे फास्ट होगा, वहां पे पहुंचने लग जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन कब? जब हम इसको नेचुरल वे में आगे बढ़ने देंगे। अब लेकिन ये तो पूरा पूछा भी इसने। अब हम कहां तक पहुंच गए? हमारे पास ये भी आ गया, ये आ गया, ये और ये चारों पार्ट आ गए, एक पार्ट और बचा हुआ है, ठीक है। कौन सा पार्ट है? ये वाला, ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एरिया हमें नहीं पता है, क्या आप बता सकते हो इस ट्रायंगल का? और क्या हम फाइंड कर सकते हैं? यस, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया उतना ही होगा जितना कि इस ट्रायंगल का एरिया है, ये जो पूरा दोनों ट्रायंगल से इनको जोड़ने से बना हुआ, यानी 42, तो ये भी 42 है। अब इन सबको ऐड कर दो, 42, 84, 84 और 56, 90, 140 और वो 31.5 जोड़ देंगे, 140, 31.5, 171.5। समझ में आया या नहीं है? ये 42 कैसे हो गया, अभी बताते हैं। ये भी प्रॉपर्टी है, देखो, ठीक है। ये जस्ट अभी बता के गया था कि ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी अप्लाई की है। देखो, ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है कि दो साइड होती हैं वो पैरेलल होती हैं, ये साइड और ये साइड, ये पैरेलल हैं। अब यदि ये भुजाएं ये दोनों बराबर हैं तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो जाएगा। ये राइट एंगल पे है तो राइट ट्रेपेजियम हो जाएगा। बहुत अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज हैं, वो हम ट्रेपेजियम में डिस्कस करेंगे। यहाँ देखो, यदि ये दो लाइन पैरेलल हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से देखोगे ये तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो एरिया है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया और इधर से इस ट्रायंगल का एरिया, ये दोनों एरिया क्या हैं? इक्वल हैं। बोलो, बोल सकते हैं? यस, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? समझना, यहाँ प्रूव कर रहा हूँ मैं। ये एक बेस है, ये बेस है, ठीक है, इसको लाइन बना दिया, ये पैरेलल लाइन। ट्रायंगल के लिए हमेशा हाइट जब भी वर्ड आएगा तो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेना। तो इसी के ये लाइन पैरेलल है तो एक लाइन पैरेलल ली, इसका मतलब इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की जो दूरी है वो क्या है? हाइट है, ये है ना हाइट। और अब देखो, हमें पता है यदि दो पैरेलल लाइंस के बीच में समान बेस पर जितने भी ट्रायंगल्स होंगे उन सब का एरिया बराबर होगा, ठीक है ना। जितने भी ट्रायंगल बनाओगे आप उन सब का एरिया बराबर है। तो यहाँ से देखो, ये बेस है, ये बेस बराबर है, एक तो ये ट्रायंगल, ठीक है ना, ये ट्रायंगल, और इसी बेस पर बना हुआ ये ट्रायंगल, इन दोनों का एरिया सेम है, दोनों सेम है। और ये जो पार्ट है, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। इसका देखो, समझ गए? ये ग्रीन और रेड से जो एरिया बनना है, ये पार्ट, ये बराबर है ग्रीन और जो ब्लू से एरिया बना हुआ है इसके। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि ये पार्ट यदि कॉमन है तो जो ब्लू वाला और रेड वाला एरिया है वो दोनों इक्वल होंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको ये समझना था, जैसे ही मैं हिंट देता गया हूँ हर बार,
ठीक है ना। अब इसी ट्रायंगल में हिंट देख लो आप, ये यहाँ पे हिंट देखो आप, ये लाइन और ये लाइन, क्या ये दोनों पैरेलल हैं? बिल्कुल हैं, 90-90 पे हैं, पैरेलल हैं। अब यहाँ पे इस बेस पे उधर से भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, बात एक ही है। इस बेस से एक तो ट्रायंगल ये बन रहा है, ठीक है ना, एक ट्रायंगल बन रहा है ये ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ये। एक ही बेस पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है ना, एक बेस पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं। ये बेस है और ये पैरेलल है, तो दोनों की हाइट सेम हो गई है। एक बेस पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं तो दोनों का एरिया समान होगा, जिनमें से ये जो पार्ट है, ये पार्ट 56 वाला, ये पार्ट दोनों में कॉमन है, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी इक्वल होगा। इसका मतलब है ये जो पार्ट है 18 और 24 42, ये पार्ट, ठीक है ना, ये और ये 42, ये दोनों इक्वल होंगे। कर सकते हैं। जब तक हम पूरे मैथ्स में, ज्योमेट्री तो है ही है, पूरे मैथ्स में कॉन्सेप्ट्स को इंटरलिंक करना नहीं सीखेंगे, तब तक ना तो वो स्पीड आनी है और ना मजा आना है, समझ रहे हो। और जब तक मजा नहीं आएगा पढ़ने में, जब तक आप इंजॉय नहीं करोगे पढ़ने में, तब तक आप बहुत अच्छा अचीव नहीं कर सकते। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। यस, ये देखो, जेम्स वॉज स्टैंडिंग बिटवीन टू लैम्प पोस्ट इन सच ए वे दैट द शेडो ऑफ हिज हेड cast by either of the lamp post coincided with the base of the other lamp post। यहाँ पे मैं ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको समझा रहा हूँ कि लैंग्वेज यदि चेंज की जाए तो हम क्या करेंगे। ये बोल रहा है कि जो जेम्स है, ठीक है, कौन सा है जेम्स? जेम्स बॉन्ड है, बॉन्ड बना दूंगा आपको, ये जेम्स खड़ा है, ठीक है ना, जेम्स खड़ा है। ये बोल रहा है कि जेम्स दो लैम्प पोस्ट के बीच में ऐसे खड़ा है कि जो उसके जो हेड, जो उसका हेड है, उसकी जो छाया है वो दूसरे के बेस पे पहुंच रही है। और यदि इस लैंप की बात करें यहाँ से, ठीक है, तो इसकी यहाँ पे जो हेड है इसकी परछाई यहाँ पे आ रही है। ये बोला इसने, द हाइट ऑफ वन लैम्प पोस्ट इज 3 टाइम्स द अदर वन। एक की हाइट तीसरे की 3 टाइम्स है। फाइंड जेम्स एज हाइट इफ द स्मॉलर लैम्प पोस्ट इज 5 मीटर हाई। यदि छोटा 5 है तो बड़ा कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स है, 15 हो जाएगा। तो हमें जेम्स की हाइट पूछिए, ठीक है ना, बहुत आसान है, बता सकते हैं। ये क्या है? के फाइंड करना है, H1 H2, H1 के बराबर क्या हो जाएगा? H1 इंटू H2 प्लस डिवाइडेड बाई H1 प्लस H2। 15 गुणा 5 75 बटे 20, 20 कितना हो जाएगा? 3.75 आंसर। ये हिंदी में भी दे रखा है, ठीक है ना। के बराबर क्या था? H1 H2 H1 प्लस H2, यही था। अब स्पीड का मजा आएगा, ठीक है ना। तो के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। H1 कितना है? 5, H2 15 है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 75/20, और 60 में 3 बार पूरा भाग है, 15 बटे 20 यानी 0.75, तो 3.75 ये इसका आंसर है। बोलो, कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते हैं। अब आगे चलते सुनो, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। यस, इसको बहुत अच्छे से हम समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ABCD जे रेक्टेंगल, ABCD एक आयत है, रेक्टेंगल है। डायगोनल्स AC एंड BD, जो डायगोनल्स है AC और BD, ये E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। और रेक्टेंगल में हमें पता है कि जो डायगोनल्स हैं वो क्या होते हैं? बाइसेक्टर होते हैं। क्या ये परपेंडिकुलर हैं? नो। क्या ये एंगल बाइसेक्टर हैं? नो, एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर नहीं है। इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग से डिस्कस करेंगे। ए परपेंडिकुलर EF, ए परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर EFA इज ड्रॉन ऑन AD, AD पे हमने ड्रॉ किया है फ्रॉम E से हमने एक EF परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। F एंड B आर ज्वाइंट, फिर हमने क्या किया? F और B को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया है। FB एंड AE, FB एंड AE ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं G पे, क्लियर है। एंड परपेंडिकुलर GH, ये GH, ये परपेंडिकुलर, इसको ड्रॉ कर दिया हमने AD पे, ठीक है। HB, यहां से HB, ये रहा HB,
ठीक है ना। एच बी एंड ए ई इंटरसेक्ट एट आई, ये आई पे इंटरसेक्ट करते हैं। आई एंड ए परपेंडिकुलर आई जे इज ड्रोन, आई से एक परपेंडिकुलर आई जे ड्रॉ कर दिया है ए बी पर। ए बी 10 है, ए बी 10 है, तो हमें आई जे की बताना है दूरी, आई जे बताना है कि ये आई जे कितना है। ये पूरा समझ में आ गया, ठीक है ना। तो मैं ये हिंदी वही ले लेता हूँ, तो यहाँ आप हिंदी में भी एक बार पढ़ लो, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप खुद ट्राई करोगे, फिर वीडियो को आगे लेके चलोगे। सोल्व करें, देखो ये 10 है, ये 10 है, तो ये सिमिट्री से 5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 5 हो जाएगा सिमिट्री से, क्योंकि मिड पॉइंट पे जाएगा। और ऐसा नहीं है, हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। देखो प्रूव कर देते हैं। यहाँ ध्यान से देखोगे, जो अभी तक हमने डायग्राम बनाया तो उसमें ये H1 और H2 था। यदि H1 और H2 दोनों बराबर हो जाएं तब भी तो बता सकते हैं ना, ये रिलेशन बनेगा तब भी, ठीक है। तो ये H2 था, ये H1 है, और ये क्या है K। तो यहाँ से सोल्व कर सकते हैं इसको। ये भी 10 है, ये भी 10 है, क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल है। तो यहाँ से K बराबर क्या हो जाएगा? K H1 H2 H1 H2 H1 प्लस H2 यानी 20, तो 100/25, ये 5 आ गया। और ये हम सिमेट्री से बता सकते थे। सिमेट्री बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री का, वर्चुअल पोजीशनिंग में समझाऊंगा। यहाँ देखो ये 5 आ गया। अब यहाँ से देखो, ठीक है ना, जो जिस पार्ट को मैं रेड कर रहा हूँ उस पार्ट को देखना, ये, ठीक है ना, और ये पार्ट हुआ, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ पे ये रेड बन रहा है, ये बन रहा है, और इस पॉइंट से बी तक ये जा रहा है, ठीक है, और ये वैल्यू आ रही है, ये, ठीक है ना, ये लो। तो क्या ये वही फिगर नहीं है, वही कॉन्सेप्ट नहीं है जो अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे थे? देखो ए बी, ये ई एफ, यहाँ से हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये एक ही लाइन पे है, और ये परपेंडिकुलर है तीनों। तो हम जी एच बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। ये 10 है, ये 5 है, ठीक है ना। तो हम ये जी एच बता सकते हैं। बस बोलो कितना हो जाएगा? ये अब H1 बन गया, ये H2 है, ये K है, तो K की वैल्यू बताओ। ये K है, तो K कितना हो जाएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट कितना? 50, और डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम 15, कितना हो जाएगा? 10/3। तो ये हो जाएगा 10/3। ये 5 है, ये 10 है, ये भी 10 है, और ये हो गया 10/3। लेकिन अभी भी हम अपने आंसर तक नहीं पहुंचे। ये पूछ रहा है कि आई जे क्या होगा, ठीक है ना। तो आई जे के लिए एक बार और अप्लाई कर देते हैं। इस बार ब्लू कलर देखोगे, ठीक है ना, इसको मैं हटा रहा हूँ। इस बार यहाँ से देखोगे, ये है, ये है। अब यहाँ से इसके बेस पे आ गए हैं, और यहाँ से इसके बेस पे आ गए हैं, और ये परपेंडिकुलर हैं तीनों। तो यहाँ देखो ये तो बन रहा है। ये कितना है? 10/3। ये कितना है? 10, और ये हमें फाइंड करना है, और तीनों परपेंडिकुलर है। वही H1 H2 भाई H1 प्लस H2, ये K बन जाएगा इस बार। तो सोल्व कर सकते हैं। देखो ये H1 इंटू H2 और H1 प्लस H2, तो ये हो जाएगा इन दोनों को 10, और 10/3 को जोड़ेंगे तो ये 30/3 है, ये 10/3, 40/3, ठीक है ना। ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 100/40 यानी 5/2, 5/2। ये वैल्यू आ गई है 5/2 आई जे। यही हमें फाइंड करना था, 5/2। बोलो, कर सकते हैं ना, ठीक है ना। बहुत आसान है चीज़ें। जैसे ही हम कॉन्सेप्ट के लेवल पे आगे बढ़ते जाएंगे, चीज़ें आसान होती जाएंगी। अभी हो सकता है आपको शुरू में देखो तो ये लगे यार इस टाइप के क्वेश्चंस भी किए जा सकते हैं, यस, और बहुत फास्ट किए जा सकते हैं। मैं करवाऊंगा हर लेवल पे, आपको इतना फास्ट कर दूंगा। आप बस कॉन्सेप्ट के लेवल पे जो चीज़ें हैं उनको समझते चलना, रिवाइज करते चलना। आगे देखें, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। यदि ये आपने कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपने नहीं किया और मेरे समझाने के बाद पहली बार में आप इसको समझ भी गए, तब भी आप बहुत आगे हो। आओ देखो, Rex planted 2 climbers A and B at the same spot at the bottom of a 30 meter high cylindrical pillar.
ये सिलेंड्रिकल पिलर है, ठीक है ना। इसके बॉटम में एक, और इसकी हाइट क्या है 30 मीटर, एंड जो रेडियस है ये कितना है 1 है, रेडियस 1 है। ये बोलता है कि इसके एक पॉइंट पे, ठीक है ना, कहीं भी एक ही पोजीशन पे मान लो इसने ये 2 क्लाइंबर्स लगा दिए ए एंड बी। एक जगह एक पिलर था सिलेंड्रिकल, बेलनाकार पिलर था, उसके एक बिंदु पे एक ही दोनों साथ ए बी 2 क्लाइंबर्स लगा दिए, रेडियस 1 है। व्हेन ही केम बैक आफ्टर एक ईयर के बाद वो आया, क्लाइंबर ए हैड क्लाइम्ड द पिलर बाय कंप्लीटिंग 5 यूनिफॉर्म स्पाइरल्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो ए था, ठीक है ना, ए क्लाइंबर का मतलब क्या है, बेल जो ऊपर चढ़ते हैं ना चारों तरफ से घूमते हुए। तो बोलता है कि जो ए थी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 चक्कर काटते हुए ऊपर पहुंच गई। इस टाइप के मेंसुरेशन में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बनते हैं, वहां पे भी अपन डिटेल से समझेंगे, लेकिन यहाँ क्यों करवा रहा हूं अभी बताऊंगा, समझ में आ जाएगा आपको कि किस लेवल पे हम एक कॉन्सेप्ट को कैसे मेंसुरेशन में लेके जाएंगे। आगे चल के जो केस स्टडी जाएंगी वहां पे मैं ये समझाऊंगा कि कैसे एक कॉन्सेप्ट को हम अलजेब्रा में लेके जाएंगे, फिर ज्योमेट्री में, फिर मेंसुरेशन में, और नंबर सिस्टम में भी अप्लाई करेंगे। समझ रहे हो ना। यहां से देखो, ये बोलता है, जब पहले तो समझते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगी। ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज है, ठीक है। ऐसे तो जो बेल है ए वो कैसे ऊपर चढ़ रही होगी, वो ऊपर से ऐसे घूमते हुए चढ़ रही होगी, ठीक है ना, ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ते हुए, ऐसे घूमते हुए, और 5 चक्कर काट के वो ऊपर आ गई है। तो अपन यदि ऊपर से देखें, ठीक है ना, ये है क्लॉकवाइज, ऊपर से देखें तो ऊपर समझना, ऊपर से देख रहे हैं हम तो जो ए है, ठीक है ना, वो ऐसे बढ़ रही है, ए ऐसे बढ़ रही है, ये ऐसे, और ये 5 चक्कर काट के ऊपर पहुंची है, ऐसे ऊपर बढ़ते हुए, ठीक है ना। फिर बोलता है कि जो बी है वो एंटी क्लॉकवाइज 3 यूनिफॉर्म स्पाइरल्स में गया है, बी एंटी क्लॉकवाइज गया है। देखो ये एक ये 2 पॉइंट ए और बी, तो ए क्लॉकवाइज जा रहा है और बी एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब बी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में शुरू हो जाएगा। यहां से ए इधर जाना शुरू हुआ तो बी एंटी क्लॉकवाइज इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो जो बी है, ठीक है ना, बी ये इसके ऑपोजिट यानी पीछे से आ रहा है, ठीक है ना, ये ऐसे 3 स्पाइरल लेके यहाँ पे पहुंचा है। इसने 3 स्पाइरल लिए एंटी क्लॉकवाइज, और फिर ये पूछा है कि देखो दोनों ए ऐसे ऊपर चढ़ता गया, बी ऐसे ऊपर चढ़ता गया, तो कहीं ना कहीं तो ये मिलेंगे। तो ये पूछ रहा है कि जब ये पहली बार मिलेंगे, ठीक है ना, जब ये पहली बार एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो वो हाइट क्या होगी, वो हाइट क्या होगी। अब यहाँ पे आप इसको हिंदी में भी देख लो। अब मैं इसको, यही चीज़ हम मेंसुरेशन में करेंगे। अब इसको थोड़ा सा 3D में समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं डायग्राम बनाऊंगा। देखो एक सिलेंड्रिकल, आप क्या करोगे, जो 3D में मैं डायग्राम बनाऊं एक पेज पे बनाओगे, फिर उस पेज को फाड़ लोगे और उसको आपस में मिला दोगे, ठीक है ना, उसको मिला दोगे। तब क्या होगा कि आप उससे जो थीम है पूरे क्वेश्चन का, जो कॉन्सेप्ट है वो समझ पाओगे। और ये कॉन्सेप्ट जो 3D मेंसुरेशन है वहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम अप्लाई करेंगे। देखो एक इमेजिन करो, एक पिलर है, ये एक पिलर है, इस पे एक बेल, 2 बेल हैं पास पास, एक बेल यहाँ से चढ़नी शुरू होती है, ऊपर बढ़ती जा रही है और 5 चक्कर काटती है यहाँ तक पहुँचने में। दूसरी बेल है वो इसके ऑपोजिट शुरू हुई और 3 चक्कर में ऊपर चली गई, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे है ये पॉइंट, मान लो दोनों, एक बेल इधर आई और एक बेल उधर गई। यदि इस पिलर को हम क्रॉस सेक्शन एरिया में देखें, मैं इसको यहाँ से काट दूं, समझ रहे हो ना, मैं यदि इसको ऐसे काट दूं, यहाँ से ऐसे काट दूं, तो ये पूरा पिलर मान लो ये लोहे का पिलर है, लोहा है चारों तरफ और खोखला है, ठीक है ना, इमेजिन करने के लिए मान रहे अपन, लोहे का पिलर है, इसे बेलनाकार और खोखला, तो इसको अपन एक जगह से काट देंगे तो हमें एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया मिलेगा। यानी ये पिलर है, इसको हम काट देंगे तो फिर बिल्कुल ऐसे सीधा कर दें तो ये क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया बन जाएगा, ठीक है ना। ये लो, ये तो है, ये एक पेज मान लो आप अपने बुक का, और करके देखोगे भी तभी उस लेवल पे चीजें क्लियर होंगी। ये एक पेज मान लिया, ठीक है ना, और इस पे अब हम यहाँ पे
ठीक है ना, यहीं पे थे दो, ये जब गोल घूम के आए थे तब वो यहाँ पे थे, ये ए मान लो और ये बी मान लो, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ये दोनों अलग अलग क्यों आ गए, क्योंकि जब आप इसको घुमाओगे तो ये ए और बी दोनों पॉइंट मिलेंगे, ठीक है ना, ए और बी दोनों पॉइंट मिल जाएंगे। जब ये दोनों पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे आके, ठीक है, तो अब देखो इनकी जो स्पाइरल बनेगा वो कैसे बनेगा, ए ने चढ़ना शुरू किया ऊपर और ये ऐसे आया, ऊपर की तरफ चलता चलेगा, ठीक है। फिर ये जो पॉइंट है ये इसके पैरेलल यहाँ आ गया, ठीक है ना, फिर ये यहाँ से चलेगा और ये पैरेलल चलते चलेंगे, फिर ये इसके, ये एक ही लाइन है भाई, ये एक लाइन है, ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर ये यहाँ चला गया, फिर ये यहाँ चला गया और फिर ये यहाँ चला गया, ये यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। और बी की बात करें तो बी यहाँ से चलना शुरू होगा और बी क्या करेगा, तीन उसी में पहुँच जाएगा, 3 स्पाइरल में, ठीक है। तो बी ये यहाँ पे आया, फिर इसी के पैरेलल लाइन ये है, यहाँ से यहाँ आया, ठीक है ना, फिर इसके स्पाइरल ये है, ये यहाँ आ गया, ठीक है। तो बी 3 पैरेलल लाइन में पहुँच गए। अब इसने कहा है कि जब ये पहली बार मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। अब देखो, पहले तो आप क्या करोगे, इस पेज को ये बराबर दूरियां बनाते हुए, बराबर डिस्टेंस पे बनाते हुए ऐसे 2 डायग्राम बनाओगे, एक रेड कलर से, ठीक है ना, और एक ब्लू कलर से, और फिर आप उसको घुमा के जोड़ दोगे, ठीक है ना। जोड़ने के बाद क्या करोगे, आप उसको चारों तरफ से देखोगे, जो देखो इसको हम यदि घुमा के जोड़ देंगे, ऐसे घुमा दिया तो ए और बी पास आ जाएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ए और बी दोनों पास हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं। ये तो ए घूम के गया, ठीक है ना, ये ए घूम के गया और ये बी चला जाएगा। तो जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम के जाएंगे, ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करेंगे। तो हमें ये देखना है कि ये डिस्टेंस क्या है। देखो समझना, डिस्टेंस ये कितनी बनेगी, ये जो पार्ट है ये कितना है, 30 मीटर है, ठीक है ना, 30 मीटर। तो इस 30 मीटर में इसने क्या किया है, इक्वल 5 स्पाइरल लिए हैं, ठीक है ना, 5 स्पाइरल लिए हैं। तो ये एक स्पाइरल कितने का हो गया, 6 का, फिर अगला 6, 6, 12, 6, 18, 24, 30, ये 5 चक्कर काटे इसने। इधर जो बी क्लाइंबर है, बी बेल है, वो 3 स्पाइरल में जा रहा है। इसका मतलब बी को कितनी, एक स्पाइरल में कितनी दूरी तय की उसने, 10, फिर अगली 10, फिर अगली 10, यानी 30 3 स्पाइरल में कर लिया, ठीक है। तो अब जो हमारे पास डायग्राम बना है वो देखो, ठीक है, ध्यान से देखोगे, और ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है तो ये बनेगा। इस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करनी है तो ये परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है ना। तो ये देखो, अब ये अब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये लो, क्या करना है, के फाइंड करना है, ये इमेजिनेशन था, ठीक है। बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाऊंगा, इस टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा कि जितना चीज़ें आपस में एकदम इंटरलिंक कर दूंगा, और जो इमेजिनेशन है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, उसको बहुत अच्छे लेवल पे लेके चलेंगे। आओ ये बता सकते हैं, ठीक है ना, क्या बनेगा, 6, ये के फाइंड करना है तो H1 H2 इंटू H1 प्लस H2, तो 60/16, 60/16 कितना बन जाएगा, 60/16 यानी 4 कम है 64 से, तो 1/4 कम है तो 3.75 बता सकते थे, 3.75 ये आंसर है। बोलो समझ में आया, बिल्कुल। अब यहां तक ये केस स्टडी थी। अब जो क्वेश्चन आने वाला है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, ये कैट 2003 में आया हुआ है, ठीक है, कैट 2003। अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो। डायग्राम गिवन है, ए बी डी 90 है, सी डी बी ये 90 है, एंड पी क्यू डी ये 90 है। ए बी और सी डी का रेशियो है 3 और 1। सी डी और पी क्यू क्या रेशियो पूछा है इसने, सी डी एंड पी क्यू ये 2 रेशियो पूछे हैं, बता सकते हैं। अब ये क्या है, के की बात कर रहे हैं, रेशियो में आंसर पूछा है तो के बता दें। के क्या बनेगा, 3/3 + 1 4, 3/4, यानी ये कितना है 0.74
5, ठीक है ना। तो ये CD और PQ 1:2.75, ये कैट का क्वेश्चन है, ये समझ रहे हो। शेर बना दूंगा मेरे साथ, जिस लेवल पे मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं वैसे प्रैक्टिस करते चलना। कोई कैट नहीं है, कोई एसएससी तो है ही क्या यार, एसएससी बैंक ये कोई एग्जाम थोड़ी है। बट प्रॉब्लम क्या है, सही गाइडेंस नहीं है, हमें प्रॉपर वे में चीजें अवेलेबल नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, समझ रहे हो ना। सब डराने वाले हैं, डरा देते हैं कि मैथ्स ये मैथ्स वो, कोई डर नहीं है, बहुत आसान है। क्लियर है, ये कर सकते थे। बोलो क्या हमें अब ये वैल्यू याद करने में कोई प्रॉब्लम है, k बराबर h1 h2 अपॉन h1 प्लस h2? क्या ऐसा है कि आप इसको भूल सकते हो कभी? नहीं। और वैसे भी सोल्व कर सकते हैं, सपोज आप भूल गए, मैं तो नहीं बोलूंगा कि आप रट के बैठो, लेकिन यदि मैं कॉन्सेंट्रेट हूं तो मुझे ये याद रहेगा हमेशा, और याद रहेगा। और माइंड को बोलो ये कि मैं कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ूंगा और इसको याद रखूंगा। माइंड की पावर ही अलग है यार, क्या जीनियस है आपका माइंड, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, ये थॉट होना चाहिए। अब आओ इसको प्रूव भी कर सकते हैं अपन दूसरे तरीके से भी। यदि सपोज आपको ये वैल्यू याद नहीं होती तब भी हम कर सकते थे। देखो ये है 3, ये है 1, ठीक है ना। तो ये भी 3 इन दोनों पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये भी 3 होगा, 3xyz मान लो आप, ठीक है ना। इस ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसके लिए इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो ये ट्राइंगल, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये कितना है यहाँ से, ठीक है। ये पूरा कितना हो जाएगा, पूरा 4 हो गया, 3 और 1 4, ठीक है ना। तो ये देखो, ठीक है, समझना, ये 3 है, ये 1 है, तो ये पूरा कितना हुआ, मैं बना रहा हूँ, ये पूरा 4 है, और ये जो वैल्यू है, ठीक है ना, ये वैल्यू ये कितनी है, 3 है। तो 4:3 का रेशियो है, कौन से का, इसका और इसका, 4:3, और 4:3 ये, अब ये 4:3 का तो रेशियो है, ठीक है ना। तो यदि हम इसको 1 में रिप्रेजेंट करना चाहें, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.75, 1 और 0.75 आंसर। ऐसे भी देख सकते हो। कितने तरीके हैं चीज़ों को देखने के। बस अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करोगे और हर एक लेवल पे लेके जाना मेरी जिम्मेदारी है। अब बस आप जो मैं करवाता चलूँ वो करते चलना, कोई डर नहीं है। किंग बना के रखूँगा, किंग बना दूंगा, आओ करें। ओके, थैंक यू।